विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का केमिस्ट्री मेजर का पहला पेपर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान। एक पेपर हुआ है। यह पेपर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। यह कॉलेज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, जिस पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं वह पेपर 6 मई 2026 को हुआ है। यह पेपर वैसे तो यहां पर हमने जो बताया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है, किंतु यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय या जबलपुर के जो अग्रणी कॉलेज है उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है यानी कि रसायन शास्त्र है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रह सकता है। तो मैं इस पेपर की तरफ चलता हूं और उस पेपर के बाद में उसमें कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर यहां पर दिया हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2026 केमिस्ट्री मेजर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 घंटे का पेपर है, 70 नंबर का पेपर होगा। यहां पर 3 सेक्शन में इस पेपर को क्लासिफाइड किया गया। सेक्शन फर्स्ट में दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का दिया गया और 5 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न, रसायन शास्त्र की कीमियाई पद्धति में किस धातु ने केंद्रीय भूमिका निभाई? Which metal played a central role in रसायन शास्त्र in alchemical practices? सेकंड क्वेश्चन है, Cu2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। तीसरा प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या का व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? अगला प्रश्न है, H2NH3 तथा PCl5 में पाए जाने वाले संकरण को लिखिए। राइट हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन H2NH3 एंड PCl3। अगला है, संयुग्मित अम्ल क्षार के दो उदाहरण दीजिए। राइट एन एग्जांपल, 2 एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहां पर दिया गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न यहां पर 4 अंक का रहेगा। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, भारतीय ज्ञान प्रणाली सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव में किस प्रकार योगदान देती है? यानी हाउ डज द भारतीय नॉलेज सिस्टम कंट्रीब्यूट टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड्स। उसके और में प्रश्न दिया हुआ, प्राचीन भारतीय आयुर्वेद औषधियों को तैयार करने में किन रासायनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है? यानी कि व्हाट इज केमिकल टेक्निक्स वर यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स प्रिपरेशंस। अगला प्रश्न है तीसरा, डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और इसके उपयोग लिखिए। डेराइव डी ब्रोगली इक्वेशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है, अबबाउ नियम को समझाएं और इसकी सीमा लिखिए। एक्सप्लेन अबबाउ प्रिंसिपल एंड राइट इट्स लिमिटेशंस। पहले मैं प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, फिर इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन दिखे उन प्रश्नों के उत्तर में आप तक लेकर आया हूं। पूरा पेपर सोल्व नहीं कराया, पर मैंने लगभग 50% से ऊपर इस पेपर का सॉल्यूशन आप तक लेकर आ रहा हूं मैं। अगला है, नाइट्रोजन की प्रथम आयन ऊर्जा का मान उच्च क्यों होता है? इसको समझाइए। व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हाई? एक्सप्लेन इट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसके बाद संकरण किसे कहते हैं? आप लोग अच्छे से जानते हो। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को एग्जांपल के द्वारा समझाना है। उसके और में दिया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनो मॉलिक्यूल्स है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। उसके बाद अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट से किस प्रकार डिफरेंशिएट करता है, किस प्रकार अधिक उपयोगी, वो बताना है। सेक्शन सी में जब आ जाते हैं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और यहां पर भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहे गए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का कहा गया। पहला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में तंत्र और मंत्र की भूमिका और महत्व के बारे में बताइए, साथ ही अभ्यास आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्र को कैसे जोड़ते हैं। अगला है, इसके और में समझाइए कि भारतीय ज्ञान प्रणाली अपनी भूमि, जल और मिट्टी के मैनेजमेंट के तरीके के जरिए पर्यावरण संरक्षण को कैसे जोड़ती है। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। एक्सप्लेन बोर एटॉमिक मॉडल, राइट इट्स लिमिटेशंस। अगला, क्वांटम संख्या क्या है? विभिन्न क्वांटम संख्याओं के महत्व को समझाइए। उसके बाद व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? एक्सप्लेन मेथड ऑफ इट्स कैलकुलेशन बाय स्लेटर रूल। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हो? इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।
अगला प्रश्न है लैटिस एनर्जी यानी कि चालक ऊर्जा क्या है, बोर्न हैबर साइकिल को समझाइए। उसके और में VSEPR थ्योरी पूछा है और NH3CH4 और H2 मॉलिक्यूल्स के उसका साइज और सॉरी उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आणविक कक्षक सिद्धांत के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, N2 और CO के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। और लास्ट है बफर सॉल्यूशन और एंडरसन इक्वेशन के बारे में बताना है। विद्यार्थियों में चलता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम कह रहे BSc फर्स्ट ईयर का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2026 से केमिस्ट्री मेजर फर्स्ट का पेपर है, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का टोटल पेपर, 3 घंटे का पेपर। अब इनमें कुछ प्रश्नों के आंसर की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। उससे पहले यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो विद्यार्थियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप भी आपका पेपर, एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नंबर है 77250 77 250 44 325 44325। इस नंबर पर आप अपना पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवश्य सेंड कीजिएगा। यह नंबर अभी आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए और जब वीडियो एंड हो, मोबाइल आपका जब बंद हो जाए तो वीडियो एंड होने के बाद में यह नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए। और जब भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपका कोई सा भी पेपर होता है, चाहे मेजर हो, चाहे माइनर हो, MDC हो, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो और अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत बौद्ध हो, सभी पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजिए। एक छोटा सा प्रयास आप भी कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक यह पेपर आसानी से उपलब्ध होगा ताकि उन विद्यार्थियों को भी मदद मिल सके। एक और खास बात, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाइए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहे और नया नया कंटेंट लेकर आते रहें। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब मैं चलता हूं पहले प्रश्न की तरफ। रसायन शास्त्र की कीमियाई पद्धति में किस धातु ने केंद्रीय भूमिका निभाई? विच मेटल प्लेड अ सेंट्रल रोल ऑफ रसायन शास्त्र एल्केमिक प्रैक्टिसेस? विद्यार्थियों ने आंसर यहां पर हिंदी लैंग्वेज में तैयार किया, आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप जब जाओगे कैप्शन में, तो कैप्शन में यहां पर आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन भी दिखता है। जब आप सेटिंग में जाओगे ना, वीडियो के सेटिंग में जाओगे ना, यूट्यूब पे जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसके सेटिंग में आप जाओगे तो वहां पर आपको कैप्शन वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो कैप्शन में जो मैं हिंदी बोल रहा हूं इंग्लिश में भी दिखाई देगा और आप चाहे तो इस पूरे वीडियो को, हिंदी के वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आपके वीडियो को कैप्शन के माध्यम से या उसकी वॉइस चेंज करके। तो प्राचीन भारतीय विज्ञान और रसायन शास्त्र के इतिहास में पारा यानी मरकरी की केंद्रीय भूमिका निभाई है। इसे रस शास्त्र के ग्रंथों में रस या सूत के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में पारे के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के बेसिस पर समझा जा सकता है। प्रश्न वैसे 1 नंबर का है पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं, कभी आपकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा नंबर में आ जाए इसलिए। तो किसकी बात हुई? खाली 1 नंबर में आए तो इतना ही लिखना है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और रस शास्त्र के इतिहास में पारा ने केंद्रीय भूमिका निभाई। पर इसके बाद यदि 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में चला जाए तो आपको क्या लिखना है? तो रस राज या पारे का महत्व। रस शास्त्र में पारे को सभी धातुओं का राजा माना गया, यानी कि किंग ऑफ द केमिकल्स हैं। प्राचीन रसायन शास्त्रियों का मानना था कि पारा भगवान शिव का अंश है और इसमें अन्य धातुओं को स्वयं में समाहित करने या बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। देहवेद यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कीमियाई पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य शरीर को रोग मुक्त और अमर बनाना था। इसके लिए पारे का शोधन करके उसे भस्म या कजली के रूप में औषधि उपयोग में लाया जाता था। लो वैद्य यानी पारे का उपयोग निम्न श्रेणियों की धातुओं को उच्च श्रेणी की धातु बनाने में किया जाता था। एक पहले समय था जिसमें क्या किया जाता था कि सीसा या तांबा को किसमें परिवर्तित सोने या चांदी में बदला जाता था। एक जमाना था, ये होता था, बाकी में मैंने पढ़ा है। पारस संस्कार रस शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के ग्रंथों में पारे के 18 संस्कारों का वर्णन है। ये संस्कार पारे को शुद्ध करने, उसकी चंचलता को दूर करने और उसे औषधि रूप में शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाते थे। धातु जो मुख्य पारा, उसके संस्कृत नाम पारद, रस और सूत है। इसका जो प्रतीक है, सिंबल है, वो Hg है मॉडर्न केमिस्ट्री में। और इस जहां पर पारे का उल्लेख हुआ प्रमुख ग्रंथ जो है वो रस रत्न समुच्चय, रसायणव और आनंद कंद ये है। दूसरा प्रश्न है Cu2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 29 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 होता है। अब आपने जब कॉपर पे यहां पर क्या कर दिया,
कॉपर में आपने जब Cu2 पॉजिटिव कर दिया, क्या कर दिया आपने कॉपर पर Cu2 पॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी प्रकृति क्या है तो याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होता है, और जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है एटॉमिक रेडियस क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है। तो यदि एक नंबर में पूछा जाए तो किसी परमाणु के आकार को मापने की इकाई है, सरल शब्दों में इसे परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी परिवेश की दूरी के रूप में समझा जा सकता है, मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट डिस्टेंस ऑफ द एटम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे शेल्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस, एक नंबर के लिए। पर यदि ज्यादा नंबर में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, किसी परमाणु के न्यूक्लियस के सेंटर से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, तो ये न्यूक्लियस और बाह्यतम जो ऑर्बिटल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या कहला रहा है, ये कहलाएगा आपका एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के प्रकार क्या होते हैं, तो परमाणु के बंध और प्रकृति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला सहसंयोजक त्रिज्या जिसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के बीच बने एकल सहसंयोजक बंध के लंबाई का आधा भाग कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं मैं बताता हूं आपको, कि मैंने कहा कि कोवेलेंट रेडियस की, मैंने कहा कि मेरे पास में एक ऐसे मेरे पास में क्या है 2 परमाणु, कितने परमाणु 2 परमाणु, तो 2 परमाणुओं के बीच में एक क्या बना हुआ बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो हाफ ऑफ द पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। धात्विक रेडियस क्या है, तो किसी परमाणु के क्रिस्टल जालक के में 2 निकटतम मेटेलिक एटम्स के बीच की दूरी का आधा भाग। तो यहां पर क्या हो जाए, यदि ये दोनों धातु जैसे कि ये भी आयरन हो जाए और ये भी आयरन हो जाए, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ ऑफ द पार्ट क्या कहलाएगा मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। उसके बाद वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है, तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के 2 निकटतम गैर बंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग, 2 ऐसे दूर दूर है पर उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ ऑफ द पार्ट हो जाएगा। यदि हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखें तो परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त सारणी में निश्चित क्रम में बदलता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या घटती है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बढ़ती है, याद रखिएगा। अगला है H2O NH3 तथा PCl5 में संकरण समझाइए। तो H2O में sp3, NH3 में भी sp3 और PCl5 में हो जाएगा sp3d हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड एसिड और बेस, संयुग्मित अम्ल और क्षार के 2 उदाहरण दीजिए। तो एसिड का एग्जांपल क्या है, तो एसिड है HCl H2SO4 और एसिडिक एसिड। यहां पर कंजुगेटेड बेस हो जाएगा इसका Cl नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव और एसिटेट आयन, तो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और बायसल्फेट आयन और एसिटेट आयन। इसी प्रकार बेस की बात करें तो NH3OH और H2O, इसका कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव का हो जाएगा H2 और H2O का हो जाएगा H3O पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। यहां पर लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात की गई है, और पहला प्रश्न है भारतीय ज्ञान प्रणाली सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव में किस प्रकार योगदान देती है। हाउ डज द भारतीय नॉलेज सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द करंटली कल्चरल आइडेंटिटी एंड द नेशनल प्राइड्स। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं बल्कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत का आधार है। यह निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हमारी संस्कृति, पहचान और राष्ट्रीय गौरव को समृद्ध करती है। पहला पॉइंट समझे तो सांस्कृतिक पहचान का आधार कल्चरल आइडेंटिटी। भारतीय ज्ञान प्रणाली हमारे विशिष्ट जीवन शैली और मूल्यों को परिभाषित करती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो यह दर्शन पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, जो कि भारतीय संस्कृति की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात करें तो हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे चरक संहिता और शिशु संहिता में पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच अटूट संबंधों को समझाया गया, जो आज भी हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। भाषा और साहित्य की बात करें तो संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचित ज्ञान हमारे रीति रिवाज, कलाओं और लोक कथाओं के माध्यम से हमारी पहचान को जीवित रखता है। बात करते राष्ट्रीय गौरव का स्रोत, जब हम अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक और बौद्धिक उपलब्धियों को देखते हैं तो यह आत्मसम्मान की भावनाओं को जागृत करता है। विज्ञान और गणित की बात करें तो शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली और खगोल विज्ञान यानी आर्यभट्ट और वारामिहिर के योगदान सिद्ध करते हैं कि भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है। आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो योग और आयुर्वेद जैसे क्षेत्र में आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए जा रहे हैं कौन, भारतीय लोग और भारत, जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की सार्थक और दूरदर्शिता का प्रमाण है।
स्थापत्य और धातु विज्ञान की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर या महारेली का लोह स्तंभ हमारे पूर्वजों के उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है, जिस पर हर भारतीय को गौरव होना चाहिए। आधुनिक युग में प्रासंगिकता की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय ज्ञान प्रणाली को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सके, पश्चिमी ज्ञान और भारतीय मूल्यों के एक संतुलित समन्वय तैयार हो सके, छात्रों में औपनिवेशिक मानसिकता यानी कॉलोनिकल माइंडसेट को समाप्त कर स्वदेशी ज्ञान के प्रति आत्मविश्वास पैदा हो सके। नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की बात करें तो हमें केवल कौशल नहीं बल्कि संस्कार भी सिखाता है। यानी कौन सा भारतीय नॉलेज सिस्टम हमें कौशल नहीं बल्कि संस्कार भी सिखाता है। धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ, काम और मोक्ष का सिद्धांत एक संतुलित समाज के निर्माण में मदद करता है। यह प्रणाली व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति उसके उत्तरदायित्व का बोध कराती है, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का पुनरुद्धार केवल अतीत की ओर लौटना नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत और गौरवशाली भारत की नींव रखना है। इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने में किस रासायनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है? What chemical techniques were used in ancient Indian Ayurvedic medicines preparations? तो प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक में औषधियों के निर्माण के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है वे आज आधुनिक साल यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री में ग्रीन केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत में उन्नत रूप से हैं। विशेष रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम रस शास्त्र के अंतर्गत धातुओं, खनिज और वनस्पतियों को औषधि रूप में बदलने के लिए कई जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले टेक्निक्स में पहली स्टेप आती है प्यूरिफिकेशन यानी कि शोधन। ये किसी भी पदार्थ को विष मुक्त करने की यानी कि उसको टॉक्सिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हटाने की प्राइमरी प्रोसेस में कच्चे माल जैसे पारा, गंधक या धातुओं को विभिन्न तरल पदार्थों जैसे कांजी, गोमूत्र या औषधि काढ़ा में भिगोकर या उबालकर अशुद्धियों को दूर किया जाता था। उद्देश्य अवांछनीय तत्वों को हटाना और पदार्थ की जैविक उपलब्धता को बढ़ाना है। मारण की बात करें जिसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं वर्तमान में, ये तकनीकी भस्म तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें शोधित धातुओं को पहले मर्दन यानी ग्राइंडिंग्स किया जाता है और फिर उन्हें मिट्टी में बंद पात्रों में रखकर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। पुट की बात करें तो यह एक विशिष्ट तापीय प्रक्रिया जहां ऊष्मा के परिणाम को नियंत्रित किया जाता है ताकि धातु नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। प्राचीन काल में अर्क तैयार करने के लिए मयूर यंत्र और पाटन यंत्र का उपयोग किया जाता था। प्रोसेस की बात करें तो जड़ी बूटियों के मिश्रण को पानी के साथ उबालकर उसकी वाष्प को इकट्ठा किया जाता है। यह तकनीक आज के आधुनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस में बहुत करीबी है। उसके बाद सत्वपातन की बात करें तो यह खनिजों या धातुओं से उनके सत्व को निकालने की विधि है। इसमें खनिजों को विशेष क्षार और अम्लों के साथ मिलाकर मूषा यानी क्रूसिबल में बहुत उच्च तापमान पर पिघलाया जाता था। मर्दन की बात करें तो यह एक यांत्रिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें खरल यानी मोर्टार एंड पेस्ट का उपयोग करके औषधिया को घंटों या दिनों तक घिसा जाता था। महत्व घिसने को इस प्रक्रिया को कणों का आकार छोटा हो जाता जिससे शरीर की कोशिकाओं में आसानी से अवशोष हो सके। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन, संधान यानी आसव और अरिविष्ट बनाने के लिए संधान प्रक्रिया उपयोग की जाती है। इसमें प्राकृतिक शर्करा और किण्वन पैदा करने वाले पुष्पों का उपयोग करके तरल को मिट्टी के बर्तनों में जमीन के नीचे रखकर किण्वित किया जाता था। परिणाम यह विधि स्वयं उत्पन्न अल्कोहल यानी सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल तैयार करती जो औषधियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखती और शरीर में तेजी से फैलने में मदद करती। कुपिक्व की बात करें यानी सब्लिमेशन तो यह पारे मरकरी के यौगिक बनाने की अत्यंत जटिल तकनीक है। इसमें एक कांच की बोतल पर कपड़े और मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी और उसे क्रमिक रूप से बढ़ती हुई अग्नि पर पकाया जाता था। यह तकनीक दर्शाती कि प्राचीन भारतीय ऋषि ने केवल वनस्पति विज्ञान के जानकार थे बल्कि उन्हें पदार्थों के आणविक और रासायनिक गुणों के भी गहरी ज्ञान था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डी ब्रोगली समीकरण की उत्पत्ति के जो इसके अनुप्रयोग या इसके उपयोग लिखिए। यानी डेराइव डी ब्रोगली इक्वेशंस एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो लुई डी ब्रोगली ने 1924 में प्रस्तावित किया कि जिस प्रकार प्रकाश के विकिरण में कण और तरंग यानी पार्टिकल और वेव्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रकार से मैटर में भी माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की वेव्स की तरह नेचर करते हैं। अतः ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर कहा जा सकता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने इस समीकरण को प्राप्त करने के लिए आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशंस और प्लांक का क्वांटम रिलेशन का उपयोग किया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति म्यू के समानुपाती होती है यानी कि उसके प्रोपोर्शनली होती है। तो द एनर्जी ऑफ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू h म्यू। वैसे इक्वेशन जो बनती है शुरुआत में वो बनती है E इक्वल टू
E प्रोपोर्शनली म्यू बनती है और बाद में जाकर वो E इक्वल टू एच म्यू हो जाती है। जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हो तो इक्वल आएगा, तो यहाँ पर एच आ जाता है। तो E इक्वल टू एच म्यू, एच यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये प्लांक का कांस्टेंट कहलाता है। अब आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने फोटॉन को m द्रव्यमान का कण माना और उसकी ऊर्जा की बात करें तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सीखते, और C क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो हम लिख सकते हैं यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करें, फर्स्ट ईयर E यहाँ पर भी ये दोनों इक्वेशन की खास बात क्या है, दोनों इक्वेशन की खास बात देखिए, यहाँ पर ये भी E के इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, अब ये दोनों इक्वेशन भी एक दूसरे के, तो हमने लिखा E H इक्वल टू m c स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सी बाय लेमड़ा, तो यहाँ म्यू इक्वल टू सी बाय लेमड़ा इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो सी एच बाय लेमड़ा इक्वल टू एमसी हो जाएगा और लेमड़ा इक्वल टू एच बाय एमसी हो जाएगा। अतः द्रव्य कणों के लिए हम लिख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने कौन सा इक्वेशन दिया, लेमड़ा इक्वल टू एच बाय एमसी दिया, इसी को हम डी ब्रोगली इक्वेशंस कहते हैं। अब इसके समीकरण के उपयोग और महत्व क्या है, तो महत्व की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की बात करें तो प्रकाश तरंगों की तुलना में गतिशील इलेक्ट्रॉनों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाए गए जो साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में लाखों गुना अधिक मैग्निफिकेशंस प्रदान करते हैं। परमाणु संरचना को समझने में मदद मिलती है। बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के कोणीय संवेग की व्याख्या डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत द्वारा ही संभव पाई। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकते हैं जहां उनकी तरंग स्थिर तरंग बनती है। क्वांटम यांत्रिकी का विकास समीकरण हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के आधारशिला बना, जिससे हम सूक्ष्म जगत को समझने में मदद मिलती है। कण की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल सिद्धांत की पुष्टि डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा हुई है। इसके बाद एक और प्रश्न आता है, अब्बाउ के नियम को समझाए और उसकी सीमाएं लिखिए। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी, आपने इसको 11th में भी पढ़ा था। तो अब्बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमशः निर्माण करना। रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री में अब्बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के विभिन्न कक्षकों में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में फिलअप किए जाते हैं, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों को बढ़ते, उसके बाद में फिर अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों को फिलअप किया जाता है। इस रूल को n+l रूल भी कहते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि उपकोश क्वांटम संख्या कहते हैं। जिस कक्षक का n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा, और यदि दो कक्षों के n+l का मान समान हो तो n का मान जहां पर कम होगा इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है। तो कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इस सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है, और ये अब्बाउ रूल हमने यहाँ पर बना रखा है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d, 5p और 6s में। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनों का सेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का सेगमेंटेशन यहाँ पर हमने करके देखा। उसके बाद करते नाइट्रोजन की प्रथम आयन ऊर्जा का मान उच्च क्यों होता है। तो यहां पर देखें कि क्यों होता है, तो किसी स्वतंत्र गैसीय परमाणु में उसके सबसे भारी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकालना है, कहां से, आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि हम देखें तो हाफ फिल्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 अतः प्रथम आयनन ऊर्जा का मान उसी आवर्त में अगले तत्व ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं और आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन नाइट्रोजन इसका क्या एक्सेप्शन है। उसका कारण क्या है, तो अर्धपूरित उपकोष की स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर 1s2 2s2 2p3 रहता है। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, अधिकतम कितने होते हैं, 6, तो 6 भी स्टेबल है और 3 भी स्टेबल है। हुंड के नियम की बात करें तो हुंड के नियम में यहाँ पे देखेंगे तो अर्धपूरित कक्षा में p3 होता है और p6 होता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप में स्टेबल हो जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p4 होता है। तो यदि हम कहें तो इसलिए क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ऊर्जा का मान थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एक और कारण दिया प्रभावी नाभिक आवेश। हालांकि ऑक्सीजन का नाभिक आवेश अधिक होता है, लेकिन नाइट्रोजन के 2p3 विन्यास की एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री वाले प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो नाभिकीय आवेश के प्रभाव को भारी पड़ता है। अतः नाइट्रोजन का 2p उपकोष आधा भरा होने के कारण इसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच यानी स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता है। अतः इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ती है। अगला प्रश्न आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आयनाइजेशन ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। तो जब किसी स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो मुक्त हुई ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस नियम को द्वारा दर्शाया गया है A+ इलेक्ट्रॉन तो A नेगेटिव, अर्थात किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो Cl नेगेटिव बन गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है क्योंकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला था एटॉमिक साइज,
जिस तत्व का एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल होगा उसके नाभिक का आकर्षण बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अधिक होता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक हो जाती है। छोटा आकार अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता और बड़ा आकार कम इलेक्ट्रॉन बंधुता। उदाहरण फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, नाभिक के आवेश की बात करें तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर नाभिक के आकर्षण बढ़ता है, इससे परमाणु बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल से आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। अधिक नाभिकीय आवेश अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाता है। यह मुख्यतः परमाणु आकार तथा नाभिकीय आवेश जैसे कारकों पर डिपेंड करता है। संकरण किसे कहते हैं और dsp2 संकरण को समझाइए। तो संकरण आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक जब भी समान ऊर्जा लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के कक्षक जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद संयोजकता बल सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ लेना इसको। NO अणु का आणविक NO और CO दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार कर लेना। अब मैं आता हूं अरेनियस सिद्धांत की तुलना के ऊपर। तो अरेनियस की तुलना में ब्रोंस्टेड डोरी किस प्रकार अधिक उपयोगी है? तो अम्ल एवं क्षार के गुणों को समझने के लिए सर्वप्रथम अरेनियस ने अरेनियस सिद्धांत दिया, बाद में ब्रोंस्टेड और लोरी ने ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत अरेनियस सिद्धांत की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं उपयोगी। क्यों? उसका कारण देखते हैं। अरेनियस सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड कहलाता है, यानी कि अम्ल होता है, और जो पदार्थ जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देता है वो बेस कहलाता है। अतः HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, NaOH Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यह सिद्धांत केवल एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन तक सीमित है। ऐसे पदार्थ की व्याख्या नहीं की जा सकती जहां पर OH नेगेटिव आयन नहीं होते, फिर भी वे क्षारीय व्यवहार करते हैं। गैर जलीय विलयनों में यह कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। कौन सा? अरेनियस का। फिर कौन आया? ब्रोंस्टेड डोरी आया। इस सिद्धांत के अनुसार अम्लीय पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और क्षारीय पदार्थ होते हैं यानी कि बेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अतः HCl प्लस H2O में HCl तो एसिड हो गया और H2O क्या हो गया? बेस हो गया। HCl प्रोटॉन डोनर है इसलिए एसिड और H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर इसलिए बेस है। ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत अधिक उपयोगी क्यों है? तो ये जलीय माध्यम तक सीमित नहीं है। अरेनियस सिद्धांत केवल जल में लागू होता है, जबकि ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत जल तथा नॉन एक्वस लिक्विड्स में भी लागू हो जाता है, जैसे NH3 प्लस HCl। यह अभिक्रिया बिना जल के भी होती है, जिससे ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत समझा सकता है। OH नेगेटिव आयन रहित क्षारों की व्याख्या करता है। ध्यान रखना, अरेनियस सिद्धांत के अनुसार केवल OH नेगेटिव देने वाले पदार्थ ही क्षार है, लेकिन NH3 में OH नेगेटिव नहीं होता है, फिर भी वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके बेसिक नेचर को शो करता है। अम्ल क्षार की व्यापक परिभाषा देते हैं। सिद्धांत प्रोटॉन के एक्सचेंज पर आधारित है, इससे अधिक प्रकार से अधिक अभिक्रियाओं को समझाने में मदद करती है। इसके बाद एक और बात होती है कंजुगेटेड एसिड बेस की भी बात करता है। कौन? ब्रोंस्टेड डोरी। तो ब्रोंस्टेड डोरी सिद्धांत कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस के बारे में भी समझाता है। जैसे यहाँ पर HCl का कंजुगेटेड बेस Cl नेगेटिव होगा और H2O का कंजुगेटेड एसिड H3O पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं, उभयधर्मी पदार्थ होते हैं, उनकी व्याख्या करता है। कुछ पदार्थ परिस्थितियों के अनुसार अम्ल और क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं, इन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। जैसे H2O। H2O क्या है? H2O के साथ HCl के साथ क्षार की तरह व्यवहार करेगा यानी कि बेस की तरह, और NH3 के साथ एसिड की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में पहला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में तंत्र और मंत्र की भूमिका और महत्व के बारे में बताइए, साथ ही अभ्यास आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों को कैसे जोड़ता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर में मुझे इस प्रश्न का उत्तर बनाने में बड़ा मजा आया। क्यों? इसको जब टाइप किया मैंने तो आपके सामने लेकर आया। क्यों? सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्राचीन, व्यापक तथा आध्यात्मिक आधार वाली रही है। इसमें वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेदिक दर्शन और मंत्र आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र और मंत्र भारतीय संस्कृति के ऐसे अंग हैं जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास को संतुलित करना भी है। ये दोनों साधन मानव जीवन को शुद्ध, अनुशासित और उन्नत बनाने में सहायक माने जाते हैं। तब मंत्र का अर्थ और महत्व की बात करें तो देखो यहां पर देखिएगा, मंत्र शब्द संस्कृत में मन तथा त्र धातु से मिलकर बना है। मन का अर्थ है मन या चिंतन और त्र का अर्थ है रक्षा करना, अर्थात मन की रक्षा करे या मन को शुद्ध करे उसे क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। क्या शानदार आई है। एक बार दोहरा रहा हूं इसको मैं। मंत्र का अर्थ और महत्व क्या है? मंत्र का जो मंत्र बोलते हैं ना, जैसे हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, कोई भगवान विष्णु का मंत्र बोल रहे हैं, भगवान शिव का मंत्र बोल रहे हैं, या किसी भी देवी या देवता के मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस मंत्र की लाइन क्या कह रही है? तो मंत्र क्या है? मंत्र शब्द संस्कृत के मन तथा त्र धातु से बना है। मन का अर्थ है मन या चिंतन और त्र का अर्थ है रक्षा करना, अर्थात जो मन की रक्षा करे या मन को शुद्ध करे उसे क्या कहते हैं? उसे मंत्र कहते हैं। अब आप कहोगे कि क्या मंत्र सिर्फ किसी एक ही धर्म विशेष में तो नहीं,
हर अलग अलग धर्मों में मंत्र की अपनी अपनी अलग अवधारणाएं। जैसे जैन धर्म में जाओगे तो जैन धर्मों में भी मंत्र की अपनी अवधारणा है, बौद्ध धर्म में भी अपनी अवधारणा है, पंजाबी धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है, इस्लाम में भी। तो सभी धर्मों में मंत्र की अपनी अपनी अवधारणाएं दी गई है। सबसे ज्यादा अवधारणा यदि आपको कहीं देखने को मिलती है तो सनातन धर्म में मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र कहां है? सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वेद है, चारों वेद है इसलिए। बाकी सभी धर्मों में अपने अपने मंत्रों को उन्होंने उल्लेखित किया है। मन विशेष ध्वनियों, शब्दों या अक्षरों का संयोजन होता है। भारतीय परंपरा में माना गया है कि प्रत्येक मंत्र में एक विशेष ऊर्जा और कंपन शक्ति होती है। मंत्रों के नियमित उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ती है तथा मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मंत्रों की भूमिका क्या है? तो आध्यात्मिक उन्नति। मंत्र जाप से व्यक्ति ईश्वर के निकट अनुभव करता है और आत्मिक शुद्धि प्राप्ति होती है। मानसिक शांति। मंत्र का उच्चारण तनाव, भय और चिंता को कम करने में सहायक माना गया है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि के जाप से मन स्थिर होता है और ध्यान शक्ति बढ़ती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कारों, पूजा पाठ तथा यज्ञों में मंत्रों का विशेष उपयोग होता है। तंत्र का अर्थ क्या है? अब मैं तंत्र की तरफ आपको ले चलता हूं। तंत्र का अर्थ क्या है? तो तंत्र शब्द का अर्थ है प्रणाली, व्यवस्था या विस्तार। तंत्र ऐसे साधन पद्धति है जिसके माध्यम से शरीर, मन और चेतना को नियंत्रित एवं विकसित किया जाता है। तंत्र केवल जादू या रहस्यवाद नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने की एक वैज्ञानिक साधना पद्धति मानी जाती है। तंत्र में ध्यान, योग, मुद्रा, यंत्र, मंत्र और साधना का समन्वय होता है। इसका उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है। तंत्र की भूमिका क्या है? तो ऊर्जा जागरण। तंत्र साधना में कुंडली शक्ति को जागृत करने पर विशेष बल दिया जाता है। शरीर और मन का संतुलन। तंत्र मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक संतुलन को विकसित करता है। आध्यात्मिक अनुभव। तंत्र के माध्यम से साधक आत्मज्ञान और चिंतन की उच्च अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। व्यावहारिक उपयोगिता। तंत्र में ध्यान, योग तथा मानसिक अनुशासन के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। तंत्र और मंत्र के पारिस्थितिक संबंध क्या है? तो तंत्र और मंत्र एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। मंत्र ध्वनि और चेतना की शक्ति, जबकि तंत्र उस शक्ति के प्रयोग की विधि है। तंत्र बिना मंत्र के अधूरा माना गया तथा मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए तांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, पूजा में मंत्रों का उच्चारण, यंत्रों एवं ध्यान का प्रयोग, साधना की नियमित प्रक्रिया, यह सभी तंत्र और मंत्र के संयुक्त स्वरूप को दर्शाता है। अर्थात आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों को जोड़ने में इनकी भूमिका क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में तंत्र और मंत्र केवल मोक्ष प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यह आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों क्षेत्रों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता की बात करें तो मंत्र जाप से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे व्यक्ति को दैनिक जीवन अधिक संतुलित और सफल बनता है। योग और ध्यान का प्रभाव। तांत्रिक साधनाओं में प्रयुक्त ध्यान और योग शरीर के स्वस्थ तथा मन को शांत रखते हैं, जिससे भौतिक जीवन की कार्य क्षमता बढ़ती है। नैतिक और सामाजिक विकास की बात करें तो तंत्र और मंत्र व्यक्ति के अनुशासन, संयम और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, जिससे सामाजिक जीवन बेहतर बनता है। आत्मिक और भौतिक संतुलन। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ का संतुलन बनाए रखना चाहिए। तंत्र और मंत्र इस संतुलन को स्थापित करने में सहायता करते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली में तंत्र और मंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्र मन को शुद्ध और एकाग्र बनाते हैं, जबकि तंत्र शरीर, मन और चेतना की शक्तियों को जागृत करने की पद्धति प्रदान करते हैं। ये दोनों मिलकर मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके भौतिक जीवन को भी संतुलित और समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार तंत्र और मंत्र भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक सांस्कृतिक जीवन के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न समझाइए कि भारतीय ज्ञान प्रणाली अपनी भूमि, जल और मिट्टी के मैनेजमेंट को तरीकों को पर्यावरण के बारे में बताइए। बोर का परमाणु मॉडल आप लोगों को याद होगा। इसे क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन, उसकी स्थिति, उसकी एनर्जी के बारे में बताते हैं, उसको क्वांटम संख्या बोलते हैं। प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में आप पढ़ लेना। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है? तो लैटिस मतलब किसी भी, जैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है, किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी होती है उसको लैटिस एनर्जी। VSEPR थ्योरी और आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है? और N2CO, ठीक है। O2, N2CO और NO, इनको पढ़ लेना। बफर सॉल्यूशन आप लोग जानते हो, इसको भी पढ़ लेना। विद्यार्थियों, हम जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़े हुए थे। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट के वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहो। इस तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।